हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हमारे आसपास की सामग्री, इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या क्या हैं। जो हमारे आसपास जितने भी सामग्री पाई जाती हैं उनके गुण क्या होते हैं। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें, देखें कि उसका स्वरूप कैसा है और उसको पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। आपको पता है कि हर वस्तु एक दूसरे से अलग होती है। बिना पॉलिश की हुई ताज़ी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल अलग होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्यूमिनियम से क्या होता है, अलग होता है। लोहा तांबा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम लकड़ी से बिल्कुल अलग मानते हैं। आइए वस्तु के अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं, जैसे कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमिनियम की पिन्नी, पीतल, कांसे, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तु के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अपने द्वारा इकट्ठी की गई वस्तु को देखते हैं। क्या क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमक रही है? कुछ वस्तु क्या है, चमकती हैं। तो जब उसे प्रकाश की रोशनी डाली गई तो इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं चमकी, उनके रंग, ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उनके रंग को देखें कि क्या सबका रंग सेम है। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। उनकी आकृति क्या करते हैं, कैसी वो दिखती हैं। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उन्हें धूती में या चमकदार बोलते हैं। जो वस्तु चमकती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, धूती में कहते हैं। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्य किसकी बनती हैं, धातु की बनती है। तो ऐसी सामग्री जो चमकती है वो क्या होती है, धातु होती है। और धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना ये सब आता है। कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देते हैं और ये फीकी एवं घुटीहीन दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हमें प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देते हैं। अब घुटीहीन क्या होती हैं? घुटीहीन ये चमकहीन वस्तु कौन सी होती हैं? वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है, जो चमकती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, घुटीहीन या चमकहीन कहते हैं। अब घुटीहीन चमक सामग्री के कुछ उदाहरण जैसे कागज नहीं चमकता, लकड़ी, रबड़, जूट ये सब नहीं चमकते। क्या पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती? आपने सुनी होगी ये कहावत। सभी चमकदार सामग्री धातु भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु चमक रही है तो वो धातु होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ सामग्री की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परत से क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है, जिससे क्या होता है वो चमकदार दिखती है, लेकिन वो असलियत में धातु नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें पहले क्या देखा कि कौन कौन सी वस्तु चमकदार होती हैं और कौन सी नहीं। जो चमकदार होती हैं वो धातु की बनी होती है, और कुछ वस्तु ऐसी होती जो चमकदार नहीं होती वो धातु की नहीं बनी होती। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी भी होती हैं जो चमकदार दिखती हैं लेकिन वो धातु की नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन सी सामग्री जो कठोर होती है, मजबूत होती है। हम अलग अलग वस्तु को अपने हाथों से दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्री को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आसानी से दब जाती हैं, जैसे कि रबड़। अब एक धातु की चाबी ले और उसे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, किसी भी अन्य सामग्री से बनी धातु की सतह को खरोचने की कोशिश करें। क्या कुछ सामग्री दूसरे की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती है? जिन सामग्रियों को हम आसानी से दबा सकते हैं, खरोच सकते हैं, उन सामग्री को क्या बोलते हैं, हम नरम बोलते हैं। जबकि जो अन्य सामग्री होती है जिन्हें हम दबा नहीं सकते, खरोच नहीं कर सकते, वो कौन सी होती है, वो कठोर सामग्री होती है। तथापि वह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर है, लेकिन लोहा से क्या होते हैं, नरम होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ कठोर है और कौन कौन सी पकी हुई मिट्टी की बनी, मतलब सामग्री किस किस सामग्री से बने हैं।
ठीक है, वो आपको बताना है। तो हमने ये देखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार, रंग भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सब हमने जाना। क्या सामग्री द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में भी बता सकते हैं? जैसे तीसरा है, उन सामग्रियों को पता लगाए जिनके आर पर हम देख सकते हैं और वे सामग्री जिनके आर पर हम नहीं देख सकते। कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनके आर पर देख सकते हैं, जैसे शीशा है, शीशे के आर पर हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी शीशा है। पेड़ के आर पार नहीं देख सकते, ना ईंट के आर पार देख सकते हैं, ना किसी दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छिपा है, शीत बगीचे में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रस्टेड कांच के पीछे छुप जाती है जो धुंधला है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख रहा है। तो जिन सामग्री के आर पर हम देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम बच्चों? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, हवा, इन सब के आर पर हम देख सकते हैं। ये सब पारदर्शी सामग्री के उदाहरण है। घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए निशानों को क्यों चुना? आप सोचे क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद लकड़ी में भी शीत और उसके मित्रों को देख सकता है? अधिकांश सामग्री ऐसी भी होती है जिनके आर पर हम नहीं देख पाते। जैसे अभी देखा, लकड़ी या दीवार के आर पर नहीं देख पाते, तो वो कौन सी होती है? अपारदर्शी होती हैं। जैसे लकड़ी, गत्ता, धातु, ये सभी अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण है। लेकिन जिन सामग्री के आर पर हम बिल्कुल देख तो पाते लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते, धुंधला दिखाई देता है, उन्हें परभाषी कहा जाता है। जैसे वाटर, पेपर, फ्रस्टेड कांच परभाषी सामग्री के उदाहरण है। तो घुलन, शीत, सारा और ये सब इनको उदाहरण में दिखाए भी गए हैं चित्र में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन सी वस्तु पारदर्शी होती है, कौन सी परभाषी होती है और कौन सी अपारदर्शी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा गुण है कि जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। जल में कौन कौन सी चीज़ें घुली हुई होती है और कौन सी नहीं। शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास भी लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे शिकंजी बना के पिला दी। घुलन ने देखा कि इसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो वो कहाँ गए? तो गिला पे कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चौक पाउडर, रेत, बरूरा इकट्ठा करें, गिलास लें। ठीक है, 5 और में लगभग 2/3 पानी भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी डालें, दूसरे में नमक, तीसरे में चौक पाउडर, चौथे में रेत, 5वें में बुरादा। अनुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। अगर घोलेंगे इन सबको तो प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें, कुछ मिनट वेट करें और उसको लिखें। कौन कौन सी वस्तु क्या हो जाएगी? जल में घुल जाएगी, उनका नाम लिखना है। ठीक है, जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा। जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा। इसमें बताना है क्या होगा, पहले और अवलोकन। तो हमने कुछ क्या देखा, आपने देखा होगा कि कुछ सामग्री जल में मिलाने पर पूरी तरह गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, यानी कि पानी में घुल जाती है। और इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इस सामग्री को घुलनशील सामग्री कहते हैं। कुछ सामग्री जल में नहीं घुलती, बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती, तो ऐसी सामग्री को क्या कहते हैं? अघुलनशील सामग्री कहते हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, क्योंकि बहुत सी सामग्री को क्या कर देता है? घोल सकता है। जैसे ये क्या है, इसमें घुला नहीं है रेत, तो ये अघुलनशील है। लेकिन इसमें नमक या चीनी जो भी है वो घुल गई है, तो ये क्या है बच्चों? घुलनशील है। इसी वक्त कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते। कुछ लिक्विड भी होते हैं, द्रव भी होता है जो पानी में मिल जाता है, लेकिन कुछ द्रव बच्चों ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते, कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें भी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है और ये जल में रहने वाले जंतु और पौधों के लिए क्या होती है? जरूरी होती है, क्योंकि पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु, मछली रहती हैं, वो सब क्या करते हैं? वहीं से पानी से इनको ऑक्सीजन मिल पाती है।
नेक्स्ट है कोई वस्तु कितनी भारी है और कितनी हल्की है, इसकी ये भी हम देख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है 3 कागज़ के जेग से कप या कटोरे लें, प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा कर दें। एक कप में जल भरें, इसे का के रूप में लिख दें, दूसरे में रेत भर दें और तीसरे में कंकड़ भरें। अनुमान लगाएं कि कौन सी चीज़ भारी होगी। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन को क्या करें आपको लिखना है। तो हम जो क्रियाकलाप केस में हम ये बता सकते हैं कि कौन सी सामग्री हल्की है, ठीक है, और कौन सी सामग्री भारी है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण का माप किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को माप करके हम क्या है बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु कैसी है, हल्की है या भारी है। जो सामग्री भारी होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, और जो वस्तु हल्की होगी उसका द्रव्यमान कैसा होगा, कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में आती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनको क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं और फिर अभिवादन स्वीकार करती है। एक विशेष प्रयोजन से कहते हैं कृपया अपना बस्ता अपनी सीट पर रखो और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है आप बैठ क्यों नहीं रहे हो। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि बस्ते नहीं सारी जगह घेर लिए हैं। बातचीत जारी करते हुए वे तो विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती है और उनकी बोतलों में बचा हुआ पानी इन गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर एक विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। जैसे चित्र में दिखाया हुआ देखिए, इसका आधा भरा है और इसका पूरा भर गया। तो दोनों गिलास में जल का स्तर अलग अलग क्यों है, पानी अलग अलग क्यों है। तो मैडम विद्या ने समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता सेम है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेर रहा है तो दर्शाता है कि गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम है, और जल के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम आयतन कहते हैं। अपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने की जल की बोतलें भी देखी होंगी, पानी की जो बिकती हैं। बोतलों पर मात्रा के रूप में लिखा भी रहता है, 1 लीटर, 500 लीटर, 200 लीटर, ये भी लिखा देखा है। ये बोतलों में जल के आयतन को क्या करता है बच्चों, दर्शाता है, जैसे इसमें लिखे हुए, ठीक है। अब वस्तु के गुणों के बारे में हमें जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं कि सब में सभी गुण विद्यमान हो। तो ये थे सभी वस्तुओं के गुण के बारे में हमने पढ़ा आज की वीडियो में। इसके आगे का जो टॉपिक है द्रव्य क्या होता है, इसे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आज जो भी आपको टॉपिक कराया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।